हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ये थर्ड ईयर की क्लासेस में आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 3, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया यानी होम मैनेजमेंट की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम होम मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अब ये पारिवारिक लक्ष्य कौन कौन से, घर के काम, घर के जो भी काम होते हैं वो सब आएंगे पारिवारिक लक्ष्य में। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी घर के काम करने के लिए तो जो भी घर के में सामान उपलब्ध होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे घर का पारिवारिक लक्ष्य क्या हो गया, झाड़ू निकालना, तो झाड़ू क्या हो गया, साधन हो गया। पारिवारिक साधन क्या हो गया, तो यानी कि झाड़ू निकालने के लिए यानी पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधन का यूज़ करें, यानी झाड़ू निकालने के लिए हम लोग झाड़ू का यूज़ कर रहे हैं। जिसमें नियोजन करना, नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग की जाती है, कार्यों पर नियंत्रण किया जाता है यानी उनमें कंट्रोलिंग की जाती है, और कार्य समाप्त होने पर उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। यानी काम करने से पहले हम लक्ष्य निर्धारित करें, सुबह से सोच रहे कि हाँ झाड़ू निकालना है, झाड़ू निकालना ये लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग प्लानिंग करें कि पहले कहाँ से झाड़ू निकालेंगे, किस तरीके से झाड़ू निकालना है, फिर उस पर कंट्रोलिंग की जाती है, नियंत्रण किया जाता है कि हाँ काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर पूरा झाड़ू निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि साफ़ सफाई सभी जगह से सही ढंग से हुई है या नहीं। तो वो क्या होता है, वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रबंधन प्रक्रिया कहलाती है। यानी काम, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए उसकी प्लानिंग किस तरीके से की गई है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया गया है, उसके बाद रिजल्ट क्या रह रहा है, ये सभी प्रोसेस मिलके क्या कहलाती है, प्रबंधन प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाती है। तो किसी भी काम को करने के लिए गृह व्यवस्था के अंतर्गत ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा प्रबंधन प्रोसेस की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना। किसी काम को करने के लिए हम प्री प्लानिंग करते हैं, पहले पूरी योजना बनाते हैं कि हाँ ये काम इस तरीके से कंप्लीट होना, यानी हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, हमने प्लानिंग कर ली। फिर उस प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, यानी संगठन बनाने के ये काम कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में आ सकती है और उस चीज़ों का हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग करना, यानी जो काम हो रहा है, हमने जो लक्ष्य बनाए, लक्ष्य बनाने के बाद हमने उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से साधन यूज़ हो रहे हैं हमने संगठन के अंतर्गत देख लिया। फिर वो साधन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका कंट्रोलिंग कौन की किसके द्वारा होती है, नियंत्रण के अंतर्गत। फिर उसके बाद देखा जाता है रिजल्ट, कि वो काम हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, हमने जो प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग का और रिजल्ट में कितना डिफरेंस है, कि हमने जैसे सोचा था वही रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ, वो आएगा इवैल्यूएशन के अंतर्गत। तो ये सारे स्टेप होते हैं, ये चारों स्टेप मिलकर क्या बनाते हैं, एक मैनेजमेंट प्रोसेस का निर्माण करते हैं। अब इन सभी प्रोसेस को, जितने भी स्टेप्स हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नियोजन करना, यानी जो सबसे पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो होता है प्लानिंग करना। कि किसी काम को करने के लिए हमें प्री प्लानिंग करनी होती है, हम लोग लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करके लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है नियोजन करना, नियोजन या फिर योजना बनाना। जिसे कहते हैं प्लानिंग, अगर इंग्लिश में देखें तो प्लानिंग। अब नियोजन के अंतर्गत देखते हैं कि किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है, नियोजन। यानी कि नियोजन के अंतर्गत क्या करते हैं, मतलब हमें जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया, इसकी क्या करते हैं हम लोग, लक्ष्य को पूर्व निर्धारण करते हैं। यानी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हम लक्ष्यों का पूर्ण निर्धारण किया जाता है। हमने पहले से लक्ष्य निर्धारित कर लिया, यानी कि हमने योजना बना ली कि हमें ये काम कंप्लीट करना है। तो क्या हो गया, हमने हमारा लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें जैसे भी करके उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो हमने क्या की, प्लानिंग कर ली। तो नियोजन के अंतर्गत सबसे पहले गृह व्यवस्था में की प्रोसेस में क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, अपना लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। फिर ये जो नियोजन किया जाता है इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। अब उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है नियोजन का उद्देश्य लक्ष्य पर आधारित होता है। अभी हमने देखा कि नियोजन में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, लक्ष्य। यानी कि जब तक लक्ष्य नहीं होगा नियोजन का
कोई असर नहीं होता। यानी कि नियोजन के लिए कौन आवश्यक है? लक्ष्य आवश्यक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी यह एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। जब हमने लक्ष्य, मूल्य और स्तर ये तीनों पॉइंट पढ़े थे पिछले चैप्टर 2 में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि लक्ष्य क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यानी लक्ष्य क्या होते हैं? निरंतर परिवर्तित रहते हैं, निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जब हमारे एक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, हमें दिखाई देने लगता है कि हाँ ये लक्ष्य हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं? हमारा लक्ष्य परिवर्तित कर देते हैं। और जब ये ऐसे लक्ष्य परिवर्तित होता जाएगा तो ये लक्ष्य कभी रुकता ही नहीं है। तो ये क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रोसेस, यानी ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। नियोजन में मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है। यानी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करने के लिए दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई? बौद्धिक बुद्धि का यूज़ हो रहा है, और मस्तिष्क भी भाग ले रहा है, तो ये प्रक्रिया हो गई मानसिक। यह बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद अगली विशेषता होती है नियोजन की कि विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन किया जाता है। यानी प्लानिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है? हमारे पास जितने भी आइडियाज़ होते हैं, उन सभी आइडियाज़ को सोचने के बाद, हर एक आइडिया पे डिस्कशन करने के बाद जो आइडिया सबसे बेस्ट होगा वो प्लानिंग में ऐड किया जाता है। तो क्या होगा? जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सर्वोत्तम, यानी सभी में उत्तम, सर्व में उत्तम, सर्वोत्तम आइडिया का चयन या सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आइडियाज़। फिर इसके बाद अगली विशेषता आती है कि पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया होती है। यानी प्लानिंग करें, यानी हम लोग पहले से प्लानिंग करें, कार्य स्टार्ट करने से पहले, कार्य प्रारंभ करने से पहले हम प्लानिंग करें, यानी पहले से अनुमान लगा रहे हैं। तो नियोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है? पूर्वानुमान किया जाता है, यानी पहले से अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें जो अगली विशेषता हो जाएगी नियोजन की, इसमें क्या किया जाता है? पूर्वानुमान किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया। फिर इसके बाद जो अगली विशेषता होती है इसमें, वो होती है कि नियोजन प्लानिंग करते समय क्या होती है? प्लानिंग में एकता दिखती है सबकी, यानी यूनिटी शो होती है। तो ये क्या थी नियोजन की विशेषता, यानी प्लानिंग करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो नियोजन होता है, यानी ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन बातों को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। तो सबसे पहला यही हो जाएगा, उद्देश्यों का निर्धारण होगा। जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होंगे, उद्देश्य नहीं होंगे, तब तक प्लानिंग किस पे करेंगे? तो सबसे पहले हम लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। फिर हमारे पास हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी इन्फॉर्मेशंस होती है उसको भी कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया, फिर उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद हमारे पास उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होगी उसको भी कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नियोजन के आधारों का निर्धारण किया जाता है, यानी ये जो हम प्लानिंग करें इसका बेस हम लोग क्या रखेंगे, उसकी भी प्लानिंग की जाती है। फिर उसके बाद वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण किया जाता है, यानी हमारे उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए हम किस प्रोसेस से जा सकते हैं, यानी हमें एक लक्ष्य तक पहुंचना है, वहाँ तक पहुंचने के लिए हम किन रास्तों से होकर जा सकते हैं। कई आइडियाज़ मिलेंगे, कई रास्ते होंगे, उसमें से जो सबसे बेस्ट आइडिया होगा हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है कि कार्यविधि के सर्वोत्तम तरीके का चयन किया जाता है, अभी बोला जो बेस्ट होगा उसका सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद है भोजन तैयार किया जाता है। फिर क्या कार्यक्रम का समय व क्रम निर्धारित किया जाता है, परिवार के सदस्यों की सहभागिता निर्धारण की जाती है, फिर उनका अनुसरण किया जाता है। फिर ये जो प्लानिंग की जाती है इसकी भी कुछ सीमाएं होती है, यानी कि ये जो प्लानिंग करते हैं इसमें भी कुछ कमियां होती है। फिर ये जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग की क्या सीमाएं हो सकती है, यानी इस प्लानिंग को करने के लिए कौन कौन सी हमारे सामने कमियां आ सकती है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली कमी आएगी हमारे पास सर्वोत्तम का चयन करने में, यानी कि जो सबसे बेस्ट आइडिया होगा, अभी हमने देखा था ये सर्वोत्तम आइडिया का सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी, तो एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी। फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम आएगी समस्याओं को पहचान कर उन्हें परिभाषित करने में
अड़चने और कठिनाई आ जाती है। यानी अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, हमें प्रॉब्लम की पहचान कर ली कि हाँ यहाँ पे ये इस कार्य को करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस लक्ष्य तक पहुँचने में हमें ये कठिनाई हो रही है, तो उसके बारे में हमें ये कमी आ सकती है उसकी। फिर उसके बाद है इसमें समय, शक्ति और धन का अपव्यय हो जाता है, यानी कि टाइम, एनर्जी एंड मनी, ये तीनों क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। प्लानिंग करने में, प्लानिंग मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, तो उसमें क्या होगा, टाइम, कोई लिमिट में तो टाइम लगेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटलेस टाइम लगता है, और इसमें एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है और पैसा भी वेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद है अपर्याप्त मानसिक बौद्धिक क्षमता, यानी प्लानिंग को करने के लिए हमें क्या करनी होती है, इसमें बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया होती है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता भी कैसे होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मतलब जिसके पास बौद्धिक और मानसिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, उच्च तरीके की होगी, उच्च क्षमता होगी, तो वही लोग अच्छी तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, अगर कम मानसिक क्षमता और कम बौद्धिक क्षमता होगी तो वो व्यक्ति प्लानिंग नहीं कर सकता। फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है संगठन। जो पहली प्रोसेस थी, प्रोसेस का, इस मैनेजमेंट प्रोसेस का जो पहला स्टेप था वो था प्लानिंग करना। अब प्लानिंग किस तरीके से करनी है ये हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन बनाना। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा संगठन। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि संगठन निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर समन्वित रूप से कार्य करने की प्रक्रिया है। इसके साथ यह कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने की योग्यता है। यानी संगठन के द्वारा किसकी प्राप्ति की जाती है, संगठन के द्वारा क्या होता है, जैसे हमारा जो लक्ष्य हमने नियोजन यानी प्लानिंग के अंतर्गत हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था उस पे कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, उनके मध्य सामंजस्य या फिर एडजस्टमेंट किया जाता है। किसके अंतर्गत, संयोजन के अंतर्गत, यानी संगठन के अंतर्गत। तो संगठन के अंतर्गत क्या होता है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और जो व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं उनके मध्य क्या होता है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अभी इस सामंजस्य को स्थापित करने के भी कई प्रोसेस और महत्व होते हैं। तो इस संगठन के द्वारा किसका पता चलता है, भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। ये है संगठन के महत्व, यानी संगठन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला हो जाएगा भ्रष्टाचार को कम किया जाता है। फिर दूसरा है प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है, यानी जो मैनेजमेंट वर्क्स होते हैं उनमें बढ़ोतरी की जाती है। फिर उसके बाद अगली विशेषता है कि विकास को बढ़ावा दिया जाए, यानी डेवलपमेंट को बढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो है मनोबल, आत्मविश्वास को बढ़ाने में, यानी इसके द्वारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया जाता है। तो संगठन क्या होता है, कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। और सामंजस्य स्थापित होगा तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, मैनेजमेंट का जो काम है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है मैनेजमेंट प्रोसेस का वो है कंट्रोलिंग। तीसरा स्टेप आएगा कंट्रोलिंग, यानी जो काम हो रहा है, लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए कार्य किस तरीके से किया जा रहा है उस पर कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलिंग के अंतर्गत। फिर इसमें देखते हैं कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना के अनुसार किया जा रहा है वो सही है या नहीं है।
क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें कौन कौन सी कमियां आ रही है, फिर इन कमियों को दूर करके फिर से काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये किसके अंतर्गत किया जाता है? नियंत्रण के अंतर्गत। यानी काम सही है या गलत है, किस तरीके से हो रहा है, कौन सी कमियां आ रही है, वो सब नियंत्रण के अंतर्गत देखा जाता है। और इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है नियंत्रण की। यह एक क्या है? मैनेजमेंट का कार्य है। यानी यह क्या एक मैनेजमेंट वर्क है। और नियंत्रण भी क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर उसके बाद है नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है। यानी जितने भी हमारे पास रिचुअल्स होंगे, तथ्य होंगे, उस पर डिपेंड करता है। फिर है नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है। यानी कंट्रोलिंग किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर नहीं की जाएगी, इसका क्षेत्र क्या होगा? बहुत व्यापक होगा। और नियंत्रण कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों तरीके से हो सकता है। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप है, मूल्यांकन। यानी जो भी काम कंप्लीट हुआ है, लक्ष्य का निर्धारण किया था हमने, उसी के अनुसार जो काम कंप्लीट हुआ, उस पर नियंत्रण किया, उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। यानी हमने जो लक्ष्य का निर्धारण किया था, हमारा जो भी लक्ष्य था, वह लक्ष्य कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ये किसके अंतर्गत देखा जाता है? मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है। और फिर ये जो मूल्यांकन होते हैं, ये दो टाइप से किए जाते हैं। पहला है सापेक्ष और जो दूसरा है वो है निरपेक्ष। फिर सापेक्ष के अंतर्गत देखते हैं कि इस प्रकार के मूल्यांकन में योजना की समाप्ति पर लक्ष्य की प्राप्ति कुछ अंश तक होती है। यानी जो मूल्यांकन होगा इसके अंतर्गत, उसमें हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसका कुछ भाग ही प्राप्त होता है, और निरपेक्ष के अंतर्गत कुछ से ज़्यादा भाग होता है। इसी का साथ हमारा ये जो चैप्टर है 3 ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।